Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Clear है? चलो clear है. So in the last class we have started about concrete. Last class में हमने discussion start कर दिया था किसका? Concrete का. Concrete में कुछ basic जानकारी भी दी थी आपको. Basic जानकारी ये दी थी कि concrete होता क्या है? Concrete is a paste which is used to concrete is a paste which is formed by the addition of the water in specified quantity in the mixture of binding material, fine aggregate, coarse aggregate and admixture if required. यही था. ठीक है. फिर एक और इंफॉर्मेशन भी दे दी थी कि 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट का बराबर होता है 1.53 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट के. चलो कंटिन्यू करते हैं उसी में आगे. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट. सेम यही तरीका हमने यूज किया था मोटार के अंदर भी. एक्जेक्टली सेम पैटर्न वाज आल्सो बीइंग यूज्ड इन मोटार आल्सो. हमने क्लासिफिकेशन करी थी मोटार की और खूब तरीके से क्लासिफाई किया था उसको. तो जैसे मोटार क्लासिफाइड है वैसे ये भी क्लासिफाइड है. सो वी कैन से इट कैन बी डन. It can be done on the basis of the following. It can be done on the basis of the following. तो खूब सारे तरीके हैं हमारे कंक्रीट को क्लासिफाई करने के. एक एक करके उठाते हैं. पहला तरीका on the basis of binding material. On the basis of binding material. कैसा बाइंडिंग मटेरियल हमने यूज कर रखा है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड. तो ये क्लासिफिकेशन है एज सीमेंट कंक्रीट. तो ये क्लासिफिकेशन है हमारी सीमेंट कंक्रीट. देन लाइम कंक्रीट, देन जिप्सम कंक्रीट. तो अगर हमने बाइंडिंग मटेरियल यूज किया सीमेंट तो बोल देंगे सीमेंट कंक्रीट. अगर हमने बाइंडिंग मटेरियल यूज किया लाइम तो बोल देंगे लाइम कंक्रीट. अगर हमने बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जिप्सम तो बोल देंगे जिप्सम कंक्रीट. तो ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चली है, बाइंडिंग मटेरियल के बिहाफ पे चली. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. सेम ऐसी क्लासिफिकेशन हमने मोटार की भी करी थी. Exactly same classification was being done for the mortar also. So low strength concrete, पहली classification low strength concrete, then medium strength concrete, then high strength concrete. तो ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चल रही है, स्ट्रेंथ के बिहाफ पे चल रही है. सो स्ट्रेंथ इज लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो लो स्ट्रेंथ. if the strength is in the range of 20 to 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फिर मीडियम स्ट्रेंथ. वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको, न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो ये हो गया मीडियम स्ट्रेंथ. और अगर स्ट्रेंथ की वैल्यू 40 से ज्यादा हो गई तो इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, हाई स्ट्रेंथ. तो इसको हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोल देंगे. तो ये क्लासिफिकेशन हमारे स्ट्रेंथ पे. दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ. क्लियर है. चलो एक तरीका ये भी है. अगला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क डेंसिटी.
on the basis of bulk density. अंडरलाइन हो रहा है क्या? हो रहा है. So on the basis of the bulk density. ये क्लासिफिकेशन क्या है हमारी? ये क्लासिफिकेशन है एक्स्ट्रा लाइट वेट कॉन्क्रीट. दिस क्लासिफिकेशन इज एक्स्ट्रा लाइट वेट कॉन्क्रीट. फिर हमारे पास है लाइट वेट कॉन्क्रीट. फिर हमारे पास है डेंस वेट कॉन्क्रीट. और लास्ट में हमारे पास है सुपर हैवी वेट कॉन्क्रीट. ये मैंने एब्रीवेशन डाली हुई है वेट की. WT का मतलब वेट है. अब ये बात करी हमने किसके बिहाफ पे? डेंसिटी के बिहाफ पे. तो डेंसिटी है हमारी केजी पर मीटर क्यूब के अंदर. तो डेंसिटी 500 से कम, 500 से लेके 1800 के बीच में, 1800 से लेके 2500 के बीच में, और ग्रेटर देन 2500. तो ये भी एक तरीका है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू क्लासीफाई द कॉन्क्रीट. तो ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो आप कॉन्क्रीट को. तो चाहे वेट के बिहाफ पे कर लो, चाहे स्ट्रेंथ के बिहाफ पे चल लो, चाहे बाइंडिंग मटेरियल के बिहाफ पे कर लो. एक कॉन्क्रीट अलग अलग कैटेगरी में आ सकता है. अ सिंगल कॉन्क्रीट कैन बी ऑब्जर्व टू बी फॉलोइंग इन डिफरेंट कैटेगरीज. क्लियर? बैक प्लीज, येलो बैक. रोटेट. चले आगे. नोट कर लिया. अगला तरीका कंक्रीट को क्लासिफाई करने का. अगला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कास्टिंग. ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कास्टिंग. कैसे आप कास्ट कर रहे हो कंक्रीट को? अपने घर पे कास्ट करके जा रहे हो या साइट पे जाके कास्ट कर रहे हो? तो पहला है प्री कास्ट कंक्रीट. तो कास्टिंग हमने यार्ड में करी, साइट पे सिर्फ असेंबलिंग हुई है. नेक्स्ट कास्ट इन सीटू. तो कास्ट इन सीटू कंक्रीट, कास्टिंग साइट पे ही करी. तो ये भी एक तरीका है कंक्रीट को क्लासिफाई करने का. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू क्लासिफाई द कंक्रीट, दैट हाउ द कास्टिंग इज बीइंग कैरिड आउट. कैसे हम उसकी कास्टिंग कर रहे हैं. दोनों में डिफरेंस भी क्लियर है. साइड पे कास्टिंग करी कास्ट इन सीटू, यार्ड में कास्टिंग करी असेंबलिंग साइट पे करी प्रीकास्ट कंक्रीट. प्रीकास्ट कंक्रीट खूब सारे एग्जांपल है. रेलवे स्लीपर हो गया, पाइल्स हो गए, पोल्स हो गए, गर्डर्स हो गए. ये सब प्रीकास्ट कंक्रीट होते हैं. ऑल दीज आर प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला तरीका कंक्रीट को क्लासिफाई करने का. कास्टिंग भी हो गई ना. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज on the basis of perspective specification. On the basis of perspective specification. तो अगला तरीका क्लासिफाई करने का है उसके पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के बिहाफ पे. अभी पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन क्या होती है?
पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपने इस स्पेसिफिकेशन से कंक्रीट की कास्टिंग करी, हम मान के चलेंगे कि आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपने इसी स्पेसिफिकेशन से कंक्रीट बनाया, वील अज्यूम कि हमें डिजायर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिल जाएगी। क्लियर है चीज? अब किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए क्या पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन है वो सेपरेटली बता देता हूं। तो पहला है हमारा पॉइंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, देन मिक्स प्रपोर्शन। सो मिक्स प्रपोर्शन किसका? सीमेंट का, सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10। फिर से स्टैंडर्ड सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको। M10, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन 1:5:10। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन 1:3:6। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन 1:2:4। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन 1:1.5:3। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन 1:1:2। ये हमारी पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन है। सो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन इज गिवन टू यू। अब इनकी स्ट्रेंथ कितनी निकल के आएगी? जो ग्रेड लिखी हुई है वही हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख रहे हैं ना। तो पर्सपेक्टिव स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में। 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10, 15, 20, 25। ये हमारी पर्सपेक्टिव स्ट्रेंथ आ गई। अब हमारे कोड की बात करें, अवर कोड रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द कंक्रीट ओनली अप टू ग्रेड ऑफ M20। हमारा कोड बोलता है अगर आपको पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन यूज करनी है, आप सिर्फ M20 तक यूज कर सकते हो। इसके ऊपर वाली ग्रेड का कंक्रीट बनाना है तो आपको डिजाइन मिक्स करना पड़ेगा। डिजाइन मिक्स का मतलब क्या हुआ? डिजाइन मिक्स का मतलब ये हुआ कि आपको वो मिक्स खुद डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज उठा ली, पर इसके बाद आपको मिक्सिंग खुद करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो फॉर द डिजाइन मिक्स ऑन योर ओन। तो वो जानकारी मैं अलग से दे रहा हूँ मैं आपको। सो वील से एज पर IS 456, एज पर IS 456, as per IS 456, use of nominal mix is restricted up to M20. Above it design mix is used. इसके बाद आपको डिजाइन मिक्स यूज करना पड़ेगा। तो M25 के लिए वैल्यू दे रखी है पर आप इसको यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज इट। वैल्यू ऑफ M25 is also given to you, but you cannot use it. ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो नॉमिनल मिक्स और पर्सपेक्टिव मिक्स का एक ही मतलब है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो उसमें से कोई से भी वैल्यू पूछेगा आपसे, एनी ऑफ द वैल्यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इट, कुछ भी उठा लेगा और कैलकुलेशन करवा लेगा आपसे। नोट कर लिया सबने? जब तक आपको मिक्स में जानकारी नहीं दी गई हो, या जब भी किसी प्रपोर्शन में जानकारी नहीं दी गई हो, वो प्रपोर्शन हमेशा बाय मास होता है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बताने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे प्रपोर्शन में कुछ जानकारी नहीं दी, अब कुछ जानकारी नहीं दी इसका मतलब ये सारे प्रपोर्शंस कैसे हैं? इसका मतलब ये सारे प्रपोर्शंस बाय मास चल रहे हैं। अगर ये प्रपोर्शंस बाय वॉल्यूम होते, उसको लिख के देना पड़ता कि ये प्रपोर्शंस कैसे हैं बाय वॉल्यूम में। और ये बात यहां पर नहीं, हर जगह के लिए बताइए आपको। सो वैलिड फॉर ईच एंड एवरी केस, कोई सा भी केस हो।
M25 किस में आएगा फिर? सवाल समझ में नहीं आया आपका, क्या पूछना चाहते हो? नॉमिनल और डिजाइन मिक्स, सवाल का मतलब ही नहीं है कुछ, क्या बताऊं कि M25 किस में आएगा, नॉमिनल मिक्स में या डिजाइन मिक्स में? सवाल का मतलब ही नहीं है, जवाब क्या दूं? यूज नहीं करते ना सर, आपने कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला कोड ने ये बोला है कि M20 के ऊपर अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको आपको डिजाइन मिक्स करना पड़ेगा। मैंने तो ये बोला है आपको। अब आपका जो सवाल है उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्या जवाब दूं उसका मैं? तो मैंने तो बस ये जानकारी दी है कि अगर आपको M20 से ऊपर ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए तो उसकी डिजाइन मिक्स आपको खुद करनी पड़ेगी। यू हैव टू यूज योर ओन डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स क्या समझा दूं, डिजाइन का मतलब बताओ क्या होता है? मतलब हर, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज बता दी है। मतलब भले ही टॉपिक कवर नहीं किए पर मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है, इतनी जानकारी दे दी है। अब उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मेरे बोलने के बाद भी समझ में नहीं आएगा क्या डिजाइन का मतलब क्या होता है। और बाकी सब्जेक्ट भी तो कर रखे होंगे, टॉस कर रखी होगी, सोम कर रखा होगा, स्ट्रक्चर कर रखा होगा, आरसीसी कर रखा होगा, या बाकी सॉइल कर रखी होगी, एनवायरमेंट कर रखी होगी, सब जगह डिजाइनिंग करी होगी। डिजाइन का मतलब क्या होता है? भाई मेरे को कॉलम डिजाइन करना है, क्या मतलब है इस बात का? अब उसका डिजाइन मिक्स समझा दो, क्या समझाऊं उसके अंदर? डिजाइन मिक्स के अंदर मुझे अगर कॉलम डिजाइन करना है, क्या मतलब है इस बात का? आप जरा इस बात का मतलब बता दो। लोड इज गिवन, डायमेंशन कैलकुलेट। तो डायमेंशन कैलकुलेट करो, किसकी डायमेंशन निकालो? अरे पूरी चीज एक बार में बताया करो ना भैया। डायमेंशन मुझे कॉलम की भी निकालनी पड़ेगी, अंदर रीइंफोर्समेंट भी निकालना पड़ेगा, रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग भी रखनी पड़ेगी, सब कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिजाइनिंग बोलते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ मिक्स को डिजाइन करो। अब मैंने बोल दिया भैया डिजाइन मिक्स कर दो, सर डिजाइन मिक्स समझा दो। तो भैया निकालनी पड़ेगी आपको डिजाइन मिक्स। अभी पीछे सवाल भी कराए थे, अच्छा आज थोड़ी कराया है, पिछली क्लास में सवाल भी कराया था। लिखता भी हूँ कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालो फॉर डिजाइन मिक्स ऑफ 1:2:4। ये मिक्स आपने डिजाइन करके निकाला हुआ है खुद, तो इसको बोलते हैं डिजाइन मिक्स। तो इसमें क्या समझाऊं डिजाइन मिक्स के अंदर? ये भी डिजाइन मिक्स है, ये भी तो हमने डिजाइन करके निकाला हुआ है। ये भी कोई गीता में थोड़ी लिखा हुआ था कि M5 के लिए 1:5:10 लेना, ये भी हमने डिजाइन करके निकाला हुआ है। पर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि अगर आपने इस मिक्स को अडॉप्ट कर लिया तो आपको M5 यानी M5 मतलब 5 N/mm² की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो आप खुद मत डिजाइन करो, उसको डायरेक्टली यूज कर लो। तो है तो ये भी डिजाइन ही, बिना डिजाइन के थोड़ी ना निकली है वो चीज। तो एक जना पूछ रहा था सर ये M25 डिजाइन में है या नॉमिनल में? अब सवाल का मतलब ही नहीं है, क्या बताऊं फिर मैं उसको? प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। अरे प्रोपोर्शन निकालने को डिजाइन बोला जाता है। जैसे कॉलम की डिजाइनिंग का मतलब था कॉलम की साइज निकालना, स्टील की डायमीटर निकालना, स्पेसिंग निकालना है। यहाँ डिजाइनिंग का मतलब है इन प्रोपोर्शंस को निकालना। तो डिजाइन मिक्स का मतलब आपको ये प्रोपोर्शंस खुद ढूंढनी पड़ेंगी। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये तो हुई हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट इन कंक्रीट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। अब कोई आ जाएगा सर मैन्युफैक्चरिंग बता दो क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन मार्क। So next of the point of reference is manufacturing of concrete. Since it is an artificial building material, अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, हमें पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल हमने कैसे बनाया। सेम ये चीज हमने कर रखी है सीमेंट के अंदर। एग्जैक्टली सेम पॉइंट सीमेंट में करी थी, पर लाइन में नहीं किया था हमने ये। क्योंकि लाइम एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल नहीं, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल था। लाइम मिला था हमें, तो उसके मिलने के प्रोसेस को जाना था हमने। कैल्सिनेशन करी थी हमने लाइमस्टोन की।
सीमेंट हमने खुद बनाया था, तो बनाने का प्रोसेस था, 3 सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन थे। हमने मिक्सिंग करी थी, फिर बर्निंग करी थी, फिर ग्राइंडिंग करी थी। सेम, क्योंकि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, इसको हमने कैसे बनाया उसकी पूछेगा आपसे जानकारी कि भैया कैसे बना लेते हैं हम कंक्रीट को। तो यहाँ पे भी हमें सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ता है। हेयर ऑल्सो वी हैव टू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ द सीक्वेंस कि कौन कौन से सीक्वेंस लगे हुए इसके अंदर। सो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट की, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट we'll say it is being carried out in following sequence of operations. It is being carried out in following sequence of operation. अब क्या क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है उसकी बात कर लेते हैं। ABCD नहीं लिखते, 1 2 3 4 लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज टर्म्ड एज बैचिंग। तो पहली चीज जो हमारे कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में आती है, बैचिंग। अब बैचिंग का मतलब क्या होता है? The process of measuring the ingredients which are required for the preparation of the concrete is known as batching. वो प्रोसेस जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट करें जो मुझे कंक्रीट को बनाने के लिए चाहिए, उसको मैं क्या बोल दूंगा? बैचिंग। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मुझे M15 का कंक्रीट बनाना है। इसमें प्रोपोर्शंस क्या है? 1:2:4 है। इस प्रोपोर्शन के हिसाब से मैंने क्वांटिटी निकाल ली किसकी? सीमेंट की। तो सीमेंट की क्वांटिटी आई 200 किलो, ये आ गया 400 किलो, और ये आ गया हमारा 800 किलो। अब ये तो आपने कागज पे निकाला ना, अब इसको बनाना भी तो है मेरे को फील्ड में। अब बनाने के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले 200 किलो सीमेंट में वेट करूंगा ना भैया, मेजर करूंगा तभी तो निकल के आएगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो 200 किलो सीमेंट को मेजर करने की प्रोसेस, 400 किलो सैंड को मेजर करने की प्रोसेस, 800 किलो ग्रेवल को मेजर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैचिंग बोल देते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम कंक्रीट के बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी मेजरमेंट करें, इसको हम बैचिंग बोलेंगे। अब जैसे मेरे वाले एग्जांपल में, क्योंकि ये प्रोपोर्शन बाय मास थी, आपने क्या मेजर किया? मास मेजर किया। पर प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी तो हो सकती है, तो आप क्या मेजर करोगे? वॉल्यूम मेजर कर लोगे। तो बैचिंग कैसे हो सकती है? बैचिंग बाय वॉल्यूम भी हो सकती है, बैचिंग बाय मास भी हो सकती है। तो दो तरीके हैं बैचिंग करने के, आइदर बाय वॉल्यूम और बाय मास। हम वॉल्यूम बैचिंग को अवॉइड करते हैं। तो वॉल्यूम बैचिंग को क्यों अवॉइड करते हैं? सीमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीमेंट का तो क्या बैग आता है भैया, वो 50 किलो का होता है। दिक्कत आती है सैंड और ग्रेवल के अंदर। क्यों दिक्कत आती है सैंड और ग्रेवल के अंदर? क्योंकि सैंड और ग्रेवल में प्रॉब्लम है बल्किंग की। देयर इज एन इशू ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड क्या? सैंड और ग्रेवल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और अपने अंदर एयर को इंट्रैप कर लेते हैं। अब अपने अंदर एयर को इंट्रैप कर लिया तो सैंड और ग्रेवल के वेट में क्या फर्क आया? जब इन्होंने एयर को इंट्रैप कर दिया, इनके वेट में क्या फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब वेट बैचिंग पे बल्किंग का क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब वेट बैचिंग पे बल्किंग का क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्किंग तो है, पर जब मैंने वेट बैचिंग करी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हवा का वेट 0, नेग्लिजिबल। पर जब हवा आ गई हमारे सैंड के अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। उसका वॉल्यूम बढ़ गया। आपको चाहिए थी 2 मीटर क्यूब सैंड, आपने 2 मीटर क्यूब सैंड नाप ली। अब उसमें 0.5 मीटर क्यूब तो हवा थी। इसका मतलब एक्चुअल में जो आपने सैंड मिलाई वो 2 मीटर क्यूब से ज्यादा मिला दी, कम मिला दी? एक्चुअल में आपने जो सैंड मिलाई वो 2 मीटर क्यूब से ज्यादा मिला दी, कम मिला दी? भैया वो कम मिला दी। इसका मतलब आपको इसी ग्रेड का कंक्रीट मिलेगा ही नहीं। इसीलिए अगर वॉल्यूम बैचिंग करनी होती है, पहले बल्किंग का करेक्शन लगाया जाता है। बल्किंग का करेक्शन लगाने का मतलब पहले बल्किंग का करेक्शन निकालो, फिर अप्लाई करो। भैया कौन इतना माथा मारेगा, मैं वेट बैचिंग कर लूंगा। इसलिए वॉल्यूम बैचिंग सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए परफॉर्म किया जाता है, और वो भी तब जब आपका इंजीनियर परमिशन दे दे, ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द इंजीनियर इन चार्ज। क्लियर है चीज? तो ये पहला ऑपरेशन हो गया, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। तुम डाल दो पहला ऑपरेशन। सो विल से द प्रोसेस ऑफ, we'll say the process of measuring the ingredients, the process of measuring the ingredients required for the preparation of concrete, required for the preparation of concrete
required for the preparation of concrete is termed as batching. इसको हम batching बोलते हैं. Next point of reference. It can be done either by weight batching or volume batching. So it can be done either by weight batching or volume batching. Next point क्या बताया था? Volume batching is avoided. And is used for only minor engineering works. After the permission of engineer in charge. Engineer in charge. As क्यों? As correction due to bulking is to be applied in this case. Correction due to bulking is to be applied in this case. इस केस में आप हमेशा क्या करोगे? करेक्शन ड्यू टू बल्किंग लगाओगे. क्लियर है पूरी कहानी? सीमेंट की मेजरमेंट हमेशा बाय वेट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ बैचिंग. ये जानकारी और दे दी, पूछ लेगा ये. सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट, चाहे जैसे मर्जी बैचिंग करो. क्यों? उसका बैग ही आता है 50 किलो का पूरा. तो ऑलवेज मेजर्ड बाय. पानी को जैसे मर्जी मेजर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर 10 किलो पानी है, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम अपने आप आ जाएगा उसका, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता. डेंसिटी कितनी है? 1000 किलो पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो डायरेक्टली निकल के आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर. तो 10 किलो बोल दो, 10 लीटर बोल दो, एक ही बात है. तो ये हमारा पहला सवाल हो गया. दिस इज द फर्स्ट केस. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उससे पहले ऑपरेशन में. क्लियर है? सो फर्स्ट ऑपरेशन इज टर्म्ड एज बैचिंग. पहला ऑपरेशन बैचिंग आ गया. द नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड. एक बार आपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर लिया, अब आगे क्या करो? पकड़ के मिलाओ. एक बार आपने इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट कर लिया, अब आगे क्या करना है? मिलाना ही तो है उन्हें. वी हैव टू मिक्स इट. तो अगला ऑपरेशन क्या आ गया? मिक्सिंग का आ गया. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज व्हाट? The objective of mixing is to obtain the homogeneous uniform color concrete having desirable strength. तो objective of mixing क्या है? The objective of mixing is to obtain homogeneous color concrete जिसकी uniform strength हो या desired strength हो. Clear चीज? अब जो mixing time है वो डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? वो डिपेंड कर जाता है मेरे मिक्सर की टाइप और कैपेसिटी के ऊपर. आप कितना बड़ा मिक्सर लगा रहे हो और कौन सा मिक्सर लगा रहे हो. तो कितने टाइम के लिए आपको मिक्स करना है कंक्रीट, वो डिपेंड कर जाएगा मिक्सर के टाइप और मिक्सर की कैपेसिटी के ऊपर. पर IS 456 बोलता है कि मिक्सिंग टाइम शुड बी 2 मिनट. आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए मिक्स करना है. 2 मिनट के लिए मिक्स करना है और 20 बार ही घुमाना है अपने मिक्सर को. इसका मतलब आरपीएम कितनी रखनी है आपको? 20. बहुत बढ़िया. अब ये 2 मिनट के लिए घुमाना है और 20 रेवोल्यूशन देने हैं, तो आरपीएम का मतलब क्या हुआ भैया? 10 आरपीएम हो गए ना. रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है वो. 20 रेवोल्यूशन 2 मिनट में, तो 1 मिनट में 10 रेवोल्यूशन. तो आपको 10 आरपीएम रखनी है. ये हमारे कोड की स्पेसिफिकेशन है.
अगर मिक्सिंग टाइम 2 मिनट से ज्यादा हुआ और अगर मिक्सिंग टाइम 2 मिनट से कम हुआ, दोनों ही केस में आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ का कंक्रीट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लेट सपोज एग्जांपल लेता हूं, मेरा मिक्सिंग टाइम है 0.5 मिनट। 0.5 मिनट के लिए आपने इसको बस घुमाया। अगर आप 0.5 मिनट के लिए घुमाओगे, सारे इंग्रेडिएंट्स कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे। अभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इसका मतलब हाइड्रेशन ही पूरी नहीं होगी। सीमेंट पानी के साथ पूरा कांटेक्ट में आया ही नहीं इतने टाइम में, हाइड्रेशन पूरी नहीं हुई, स्ट्रेंथ कम। मैंने मिक्सिंग टाइम किया 1 मिनट, अब ज्यादा सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आया, ज्यादा हाइड्रेशन, ज्यादा स्ट्रेंथ। मिक्सिंग टाइम बढ़ा के 2 मिनट किया, अब परफेक्ट कांटेक्ट बन जाता है सीमेंट और कंक्रीट का इतने टाइम में, यानी आपको पूरी हाइड्रेशन मिलेगी। मिक्सिंग टाइम किया 3 मिनट, तो 2 मिनट में तो परफेक्ट कांटेक्ट बन गया इनका। अब दिक्कत यह है, जब मिक्सिंग की जाती है, मिक्सिंग के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। अब उस एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है अंदर। तो अगर आपने मिक्सिंग टाइम 2 मिनट से ज्यादा खींचा, उस हीट की वजह से पानी वेपराइज हो जाता है। कांटेक्ट में तो आ गया, उड़ गया। उड़ गया मतलब क्या हुआ भैया? वाटर सीमेंट रेशियो आपकी क्या हो गई? जितना पानी मिलाया था उतना पानी बचा ही नहीं, उतना पानी बचा ही नहीं, हाइड्रेशन पूरी नहीं करेगा, स्ट्रेंथ दोबारा कम हो जाएगी। इसका मतलब मिक्सिंग टाइम अगर 2 मिनट से ज्यादा है तब भी दिक्कत है, मिक्सिंग टाइम अगर 2 मिनट से कम है तब भी दिक्कत है। तो इसलिए कोड बोलता है भैया मिक्सिंग टाइम तो 2 मिनट ही रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मिक्सिंग कैसे करूं? जैसा मन करे वैसा करूं। मैनुअली करनी है मैनुअली कर लो, मैकेनिकली करनी है मैकेनिकली कर लो। तो दोनों तरीके अवेलेबल है हमारे पास, मैनुअल मेथड भी होते हैं और मैकेनिकल मेथड भी होते हैं, बोथ ही मेथड्स आर अवेलेबल। तो ये दूसरा ऑपरेशन होता है हमारे कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, दिस इज सेकंड ऑपरेशन अवेलेबल। मिक्सचर मशीन पर डिपेंड नहीं करता, मिक्सचर मशीन पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, मिक्सचर तो आपने पीछे डिजाइन कर रखा है, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने 1:2:4। तो मिक्सचर तो हम पीछे डिजाइन करके आए हैं, वो मशीन पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। सीटी हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी क्या? क्या है भाई सीटी, क्या होती है ये? कंक्रीट टेक्नोलॉजी? भैया सवाल जो टॉपिक चल रहा है वो तो बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है। आपको सीटी भी अलग पढ़नी पड़ेगी, सॉइल भी अलग पढ़नी पड़ेगी, एनवायरनमेंट भी अलग पढ़नी पड़ेगी, सोम भी अलग पढ़ना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल के अलावा बाकी सारे टॉपिक आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे, नॉट ओनली सीटी, सब कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है। मेरे ख्याल से टॉपिक का नाम भी वही है, जब आप क्लिक करते हो तो कोर्स आता है, ऊपर टाइटल लगा हुआ होता है उसका। तो मिक्सिंग क्या जानकारी थी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, objective of mixing, objective of mixing is to obtain, objective of mixing is to obtain homogeneous concrete, homogeneous concrete of uniform color and desired strength। पहला पॉइंट तो ये मेंशन किया था, and desired strength। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मिक्सिंग टाइम, mixing time depends on type and capacity of the mixer। मिक्सर कैसा है और मिक्सर की कैपेसिटी कितनी है। बट IS 456 suggest, but IS 456 suggest the mixing time, suggests the mixing time to be 2 minutes, suggests the mixing time to be 2 minutes। Next, generally 20 revolutions
generally 20 revolutions of concrete 20 revolutions of concrete in mixer 20 revolutions of concrete in mixer provide sufficient mixing provide sufficient mixing Next point of reference, if mixing time is less than 2 minutes or more than 2 minutes, if mixing time is less than 2 minutes or more than 2 minutes it results in the formation of poor mix. ये poor mix बनाता है. Last point of reference, mixing can be done by any of the following methods. So mixing करने के दो तरीके हैं हमारे पास. पहला मैनुअल, तो हैंड मिक्सिंग. दूसरा मैकेनिकल, तो मशीन मिक्सिंग. मशीन मिक्सिंग इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. मशीन मिक्सिंग फिर से हमारे 2 तरह की है. वन इज बैच टाइप. बैच टाइप का मतलब एक पर्टिकुलर बैच की मिक्सिंग कंप्लीट होगी तब दूसरा बैच का मिक्सिंग स्टार्ट होगा. जब दूसरे की खत्म होगी तब तीसरे का स्टार्ट होगा. तीसरी है कंटिन्यूअस टाइप. ये कंटिन्यूअसली होती रहेगी मिक्सिंग, खत्म ही नहीं होगी कभी ये. बैच टाइप मिक्सिंग इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. फिर से आगे 2 तरह की है, टिल्टिंग टाइप एंड नॉन टिल्टिंग टाइप. टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग टाइप. सर वो एक ट्रक में मिक्सिंग होती है, वो क्या होता है? वो ट्रांजिट मिक्सर होता है. बैक that is known as TM. तो पहला ऑपरेशन बैचिंग करी मतलब इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी नोट कर ली,
दूसरा ऑपरेशन उसकी मिक्सिंग कर दी। तो मिक्सिंग क्यों की जाती है, मिक्सिंग कितने टाइम के लिए करेंगे, कितने रेवोल्यूशंस देंगे, और लास्ट पॉइंट था मिक्सिंग कैसे करेंगे। नोट कर लिया सबने? बैचिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई, बैचिंग करी, मिक्सिंग करी, कंक्रीट बन गया। नेक्स्ट उठा के लेके जाओ उसको अपनी जगह पे। 2, next of the operation involved in the manufacturing of concrete is transporting. So next of the operation involved is termed as transporting. ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बाकी तो हो सकता है कि भैया इशू हो। ये तो नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टिंग का मतलब हुआ कि वो प्रोसेस जिसमें मैं कंक्रीट को उठा के कहाँ पर लेके जाऊँ, जहां पर भी आपको उसको अप्लाई करना है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ट्रांसपोर्टिंग बोल दूंगा। सो वेर एवर यू हैव टू कैरी आउट द एप्लीकेशन, इसको ट्रांसपोर्टिंग बोल देते हैं। क्लियर? सो बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ carrying the concrete, the process of carrying the concrete, the process of carrying the concrete up to the desired location, is termed as transporting. इसको हम ट्रांसपोर्टिंग बोल देते हैं, जहां पर भी आपको लेके जाना है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टिंग। अब ये कमेंट ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर नहीं है, ये कमेंट जनरल है। क्या जनरल कमेंट है, हमारी स्पेसिफिकेशन बोलती है कि आपकी जो प्रोसेस है किसकी, मिक्सिंग की, ट्रांसपोर्टिंग की, इसके बाद कंक्रीट को प्लेस करने की, फिर कॉम्पैक्ट करने की, और फाइनली फिनिश करने की, आपके सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम से कम टाइम में हो जानी चाहिए। तो फिर से रिपीट करता हूं, पूरी प्रोसेस कंक्रीट के मिक्सिंग की, ट्रांसपोर्टिंग की, प्लेसिंग की, कॉम्पैक्टिंग की और फिनिशिंग की, आपका जो सीमेंट है उसके इनिशियल सेटिंग टाइम से कम टाइम में हो जानी चाहिए। जैसे अगर ओपीसी यूज किया है आपने तो 30 मिनट से कम कम हो जानी चाहिए, क्योंकि 30 मिनट बाद सीमेंट क्या करने लग जाएगा, कंक्रीट में सेट होने लग जाएगा। इसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ये सारे काम करने की। तो ये सारे काम करने के लिए टाइम चाहिए, 30 मिनट का टाइम है आपके पास, 30 मिनट में ये सारे काम कर लिया, अच्छी बात है। इसके बाद आपका सीमेंट सेट होने लग जाएगा, कंक्रीट अपनी वर्केबिलिटी लूज करने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स वर्केबिलिटी। और वर्केबिलिटी क्या होती है वो मैंने पीछे आपको बता रखा है। तो इसका मतलब मैंने ट्रांसपोर्टिंग का टाइम नहीं बताया, मैंने सारी एक्टिविटीज का मिला के टाइम बताया आपको, और वो 30 मिनट भी नहीं है, वो डिपेंड करेगा सीमेंट के ऊपर। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है, ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर है। और ट्रांसपोर्टिंग कैसे करें, खूब सारे तरीके, सेवरल मेथड्स आर अवेलेबल। So we can say concrete can be transported by any of the following methods. Almost सारे मेथड आपने देख रखे होंगे। तो कौन कौन सा तरीका है, by the use of pen, by the use of hand buggy, by the use of power buggy, by the use of tower bucket, by the use of crane bucket, by the use of dump truck, by the use of chutes, by the use of transit mixer,
by the use of belt conveyor. तो इतने सारे तरीके हैं. There are n number of methods available in order to carry out the transport the concrete. अब हर मेथड की अपनी एक सूटेबिलिटी है. जैसे एग्जांपल एक एक करके सबके बारे में जानकारी दे देता हूँ. पहला है पेन. ये मैनुअल मेथड होता है, छोटे मोटे कामों में यूज कर सकते हो. जैसे आपके घर बन रहा है, अब घर बन रहा है, कंक्रीट लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो लेबर होती है वही पेन के अंदर कंक्रीट को भरती है और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है सर पे रख के. तो ये हमारा पहला तरीका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ही दो रही है. नेक्स्ट हैंड बग्गी. अब है बग्गी, 2 टायर लगे होते हैं, धक्का मारने के लिए हैंडल लगा हुआ होता है. जब कंक्रीट की कैपेसिटी ज्यादा होती है तो हैंड बग्गी यूज कर लेते हैं. देयर वी टेक द हेल्प ऑफ द हैंड बग्गी. कंक्रीट की कैपेसिटी ज्यादा है और दूरी भी ज्यादा है तो फिर पावर बग्गी. अभी आप धक्का देके चला रहे थे, उसमें इंजन लगा देंगे, तो उसमें इंजन लगा देंगे, इंजन के साथ भग रहा होगा वो, तो वो हमारा पावर बग्गी हो जाएगा. अभी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही थी. अब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ वर्टिकल प्लेन में. अगर ट्रांसपोर्ट करना है कंक्रीट को वर्टिकल प्लेन में, वी टेक द हेल्प ऑफ टावर बकेट. ये भी सबने देख रखी होगी, किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखना, उसके बाहर आपको ये टावर बकेट लगी हुई मिल जाएगी. होती क्या, लिफ्ट होती है. तो जैसे लिफ्ट इंसानों के लिए होती है, वैसे ही वो लिफ्ट कंक्रीट के लिए होती है. उस लिफ्ट में कंक्रीट को रखते हैं, वो लिफ्ट ऊपर जाती है, जहां पर भी रिक्वायर्ड प्लेस पे प्लेस करना होता है वहां पर उतार देते हैं उसको. अगर हाइट ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की, टावर बकेट. अगर हाइट कम है ट्रांसपोर्टेशन की वर्टिकल प्लेन में, क्रेन बकेट. क्रेन बकेट में क्या करते हैं, क्रेन के आगे बकेट लगी होती है, कंक्रीट को भरते हैं, उसके बूम को उठाते हैं, रिक्वायर्ड हाइट पे जाके उसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट डंप ट्रक. जब दूरी बहुत ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की, वी टेक द हेल्प ऑफ द डंप ट्रक. अब डंप ट्रक भी खूब तरह के होते हैं, बॉटम डंप ट्रक, साइड डंप ट्रक, रेयर डंप ट्रक. तो कहने का मतलब है जब डंप ट्रक पहुंच जाएगा साइड पे पहुंच गया, ये मैंने डंप ट्रक बना के दिखाया है आपको, पहुंच गया साइड पे. अब ये भी भांत भांत के होते हैं, जैसे रियर डंप ट्रक. रियर डंप ट्रक ये उठेगा, ये पीछे वाला शटर खुलेगा, कंक्रीट फेंक देगा नीचे, तो फाउंडेशन की कास्टिंग करनी है, इसको यूज करते हैं. ये है रेयर डंप ट्रक, पीछे से फेंक रहा है. अब दूसरा होता है साइड डंप ट्रक. तो अब ये ट्रक को मैंने आगे से दिखाया है आपको, तो ट्रक को मैंने इस बार आगे से दिखाया है. अब आगे से दिखाया है, इसका जो लोडर है वो पीछे है, लोडर पीछे है, लोडर उठा, कंक्रीट डंप हो गया. कहां से डंप हुआ, इस बार साइड से डंप हुआ. अब तीसरा वाला डायग्राम में नहीं दिखा पाऊंगा. तीसरे वाले का जो दरवाजा है वो नीचे लगा हुआ है, दरवाजा खुल जाता है, कंक्रीट नीचे गिर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉटम डंप ट्रक. तो डंपिंग कैसे कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से नाम डाल दिए इसके. तो एक है रेयर डंप ट्रक, एक है साइड डंप ट्रक, दूसरा है बॉटम डंप ट्रक. तो ये भी एक तरीका है. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन दूरी ज्यादा है और जल्दी पहुंचाना है कंक्रीट को, वी टेक द हेल्प ऑफ द ट्रांजिट मिक्सर. उनकी स्पीड ज्यादा होती है टीएम्स की, so we also take the help of the transit mixer. अब ट्रांजिट मिक्सर नॉर्मल कंक्रीट के लिए यूज नहीं करते, उसके अंदर रिटार्डर मिलाया जाता है. so we take the help of the रिटार्डर, ताकि रिटार्डर का काम क्या था, वर्केबिलिटी को लंबे टाइम तक बना के रखे. वर्केबिलिटी नहीं बढ़ाता, वर्केबिलिटी को लंबे टाइम तक बना के रखता है. तो डिस्कस किया था, रिटार्डर यूज करते हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन पीरियड ज्यादा हो. और इक्विपमेंट कौन सी यूज करते हैं, ट्रांजिट मिक्सर को यूज करते हैं. बेल्ट कन्वेयर. बेल्ट कन्वेयर जब कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन करनी है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इन ह्यूज क्वांटिटी, उस केस के अंदर बेल्ट कन्वेयर यूज की जाती है. अब क्या है बेल्ट कन्वेयर, ये डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये डायग्राम क्रॉस सेक्शन है. बेल्ट है, चल रही है रोलर्स के ऊपर, इसके ऊपर कंक्रीट को डंप करते जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाती है. ये बहुत ही कॉस्टली है, पर ये इकोनॉमिकली वायबल तभी निकल के आती है जब मैन्युफैक्चरिंग बहुत लंबे टाइम तक हो या लार्ज स्केल पे हो. नेक्स्ट है शूट्स. शूट्स अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है ग्राउंड लेवल के नीचे, इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज टू बी कैरिड आउट बिलो द ग्राउंड लेवल, उस केस में हम यूज करते हैं शूट्स को. इन दैट केस द शूट्स आर बीइंग यूज्ड इन सच अ केस वेयर द लोकेशन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द कंक्रीट इज कंपैरेटिवली लेस. जैसे एग्जांपल 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 10 मीटर तक की हाइट है, तो शूट्स को यूज कर लेंगे. होती क्या है, फनल होती है, तो शूट्स आर इन द शेप ऑफ द फनल. तो फनल के फॉर्म में होता है, कंक्रीट को भरते हैं, कंक्रीट फिसलता हुआ जाता है रिक्वायर्ड लोकेशन पे. पर यही अगर आपको ग्राउंड के नीचे ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे एग्जांपल बताया था ऑयल वेल, अब उसकी तो हाइट कहां तक जाती है, किलोमीटर तक जाती है. ये मैंने बात करी 10, 15, 20 मीटर तक के शूट्स यूज कर सकते हो. उस केस में आप यूज कर सकते हैं ट्रेमी को.
इन दैट केस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पाइप. तो पाइप भी यूज होती है कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो ट्रेमी कैन आल्सो बी यूज्ड. बहुत सारे तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के. देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल. सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एनीवन कैन बी यूज्ड. जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कोई सा भी एक तरीका यूज कर लेते हैं. नोट कर लिया सबने? Transit mixer. When the transportation distance is more and the speed required is also comparatively more, then TM is used. तब TM को यूज करते हैं. Noted? तो ये हुआ हमारा ट्रांसपोर्टिंग. तो मिक्सिंग हो गई, ट्रांसपोर्टिंग हो गई. चलो, अब जब ट्रांसपोर्ट करके ले गए हो दूसरी जगह पे, अप्लाई कर दो उसको. तो अगला ऑपरेशन आ जाएगा प्लेसिंग. तो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंक्रीट एट द डिजायर्ड लोकेशन इज टर्म्ड एज प्लेसिंग. तो इसमें तो कुछ भी नहीं है प्लेसिंग में. So we'll simply say it is the process of what? It is the process of application of concrete at desired location. तो वो प्रोसेस जिसमें हम कंक्रीट को अप्लाई करते हैं कहाँ पर? डिजायर्ड लोकेशन पे. इसको हम क्या बोल देते हैं? प्लेसिंग बोल देते हैं. तो ये 4 ऑपरेशंस हैं. अभी 3 ऑपरेशंस और बचे हुए, पर तीनों बहुत लेंदी है. ऑल 3 आर वेरी लेंदी और बहुत सिग्निफिकेंट भी हैं. चलो यहीं तक ही करते हैं आज. क्लियर है? कैपेसिटी ऑफ ट्रांजिट भी पूछता है. हाँ बिल्कुल पूछता है. ट्रांजिट मिक्सर की कैपेसिटी पूछता है. वो आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का पार्ट है. तो कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट आते हैं, उसमें आता है ट्रांजिट मिक्सर. नोट कर लिया सबने? SSCGI के सिलेबस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है पढ़ने की? बिल्कुल है, क्यों नहीं है. चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं. रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो.